Hello guys, myself Goraksh Sangle from Infinity IAS Academy, and we are here to discuss previous year question papers part 2, balance of payment and national income. See the first question, the problem of international liquidity is related to the non availability of. तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है उसकी जो समस्या है वो किसके अवेलेबल न होने से होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं है, गोल्ड एंड सिल्वर भी नहीं, एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी नहीं, डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसी जो है तो ये जो अवेलेबल नहीं होता है तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। इट इज क्वाइट कॉमन सेंस इन इंडिया आल्सो व्हेन वी से दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट व्हेन वी डोंट हैव मनी राइट इन आवर हैंड, so at the same time our currencies in our hand. In the same way, dollars and other hard currencies can be said as the international liquidity issue. So the answer here is third. It was quite easy question. Convertibility of Indian rupee or convertibility of rupee implies what actually? Okay, being able to convert rupee notes into gold. कैसे भाई गोल्ड में कैसे आप कन्वर्ट करोगे? तो ये नहीं आएगा. Allowing the value of rupee to be fixed by market forces. Let us see. Freely permitting the conversion of rupee to other currencies. Yes, this is true. ये जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का इशू है ये दो हिस्सों में है. एक करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जिसकी शुरुआत भारत में 1993 में भी की गई थी 1993, एंड कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी जो है करंट अकाउंट में वो 94 में हुई. राइट. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का इशू है वो बाद में इसका किया गया था, कोशिश जारी थी, हमने कमेटी भी इस पर बिठाई थी जिस कमेटी का नाम था तारापुर कमेटी. बट तारापुर कमेटी रिकमेंडेड दैट बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज ईस्ट एशियन क्राइसिस. ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उनका करेंसी को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट किया था, पर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई. तो उसका स्टडी करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम भाई अभी नहीं करेंगे. तो तारापुर ने बोला कि इसको बीच बीच में या एक आप इंस्टॉलमेंट में कर दो कन्वर्टिबिलिटी कैपिटल अकाउंट में. तो उसकी शुरुआत वो इमीडिएटली हमने नहीं किया. करंट अकाउंट में हालांकि हमने 1994 में किया था. दैट्स ऑल. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसी एज एन वाइज. हमारी करेंसी को और करेंसी में या और करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, that is called as convertibility of Indian rupee or convertibility of rupee itself. That's all. Next question, the term base erosion and profit shifting. पढ़ो ठीक तरह से भाई. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये लोग इन सिंगल यूनिटेड कॉमा में दे रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं कि पहले से इंड दे रहे हैं भाई, इस पर ध्यान दे दो. अब बेस इरोड कर रहे हैं. ठीक है. माइनिंग ऑपरेशन बाय इंटरनेशनल कंपनीज. मैं इस सवाल का आंसर, देखो आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. देखो माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कोई बात नहीं है. ठीक है. कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भी नहीं है. लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंट प्लानिंग, कोई एनवायरमेंट वगैरह की कोई बात नहीं है. बेस इरोड करना एंड प्रॉफिट शिफ्ट करना, ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है? इरोजन टैक्स इरोजन है या फिर टैक्स इवेजन है? चलो वो छोड़ो, वो नहीं आपको पता, समझ में आ रहा है. प्रॉफिट शिफ्टिंग तो आपको पता हो रहा है ना, प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है. तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड है. तो जाहिर सी बात है आपके एनवायरमेंट के जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है वो इलिमिनेट हो रहे हैं. अब देखो माइनिंग ऑपरेशन, ये भी एक अलग बात है. इकोनॉमी से कहाँ पे ये थोड़ा है. यहाँ पे जिस टेक्निक को मैं बोल रहा हूँ आपसे, उस टेक्निक के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है. एक तो ए है या बी है. सो आंसर करेक्ट है इज बी ऑब्वियसली. ये जो कंपनीज, कुछ कंपनीज होते हैं वो उनका बेस इरोड करके वो टैक्स इवेड करते हैं एंड ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश में रहते हैं. जहाँ से पैसा कमा रहा है जिस देश में, तो उनको बोलते हैं कि हमारा कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है यार, वहाँ पे टैक्स इवेडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. एंड दैट इज वाई दैट टर्म वॉज इन द न्यूज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2016 एंड यूपीएससी आस्क्ड दैट क्वेश्चन. 15 में चर्चा में था, 14 में चर्चा में था ये मुद्दा, 16 में सवाल आ गया इस पर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब्स द टर्म इंपोर्ट कवर. इंपोर्ट कवर की बात छेड़ी है. ये आपको जब 16 में सवाल पूछा है, लेकिन 1990 में ये इशू हुआ था इंडिया के साथ, तो तभी जाके हमने एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट किया.
राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट किया. सो इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू द जीडीपी, बिल्कुल नहीं. टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन ईयर, ओके, आगे देखेंगे. इट इज द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व. मतलब किसी भी देश के पास, किसी भी कंट्री के पास कितने महीनों तक का इंपोर्ट कवर बाकी है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कितना पैसा बचा है जिसके तहत आप आने वाले समय में कुछ चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट. ये हालात हमारे बहुत खराब हुए थे 1990 में, जब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का जो पेट्रोल डीजल है उतना हम ले सकते थे, उतना ही पैसा था, तो इंपोर्ट कवर बहुत लो हो चुका था उस वक्त पे. आइडियली एक स्टेबल इकोनॉमी जिसे कहा जाता है उसको 8 to 9 मंथ्स का इंपोर्ट कवर होना चाहिए. इंपोर्ट कवर, राइट. इंपोर्ट कवर एक आपका इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी में आपके पास कितना पैसा है ये यहाँ पे दर्शाता है. दैट्स इट. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. Broad-based trade and investment agreement (BTIA) is sometimes in the news. So it is in the context of negotiation held between India and with whom. तो ये 3 कंट्रीज नीचे दिए गए हैं. SCO दिया है, OECD है, यूरोपियन यूनियन है. अब ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, राइट, ये यूरोपियन यूनियन के साथ है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे सवालों में आप एलिमिनेशन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपको ज्ञान होना चाहिए, चर्चा में है तो बातें मालूम होनी चाहिए कि भारत किस किस के साथ कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स कर रहा है. तो ब्रॉड बेस्ड है मतलब वो 3 चीजें है इसमें. देखो, एक है गुड्स है, सर्विसेज है एंड इन्वेस्टमेंट है. तो ये तीनों चीजों में हम यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा कर रहे थे उस समय पे कि हम कैसे हमारे ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे इससे, या कैसे हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाएंगे उस कंट्री से. तो इस हिसाब से वो चर्चा में था. सो द आंसर हियर इज ए. इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी. 2 चीजें हैं, एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. डू नॉट कनोट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, मतलब आपका एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा जीएनपी बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. जबकि क्या नहीं होगा, क्या चलता रहेगा बीच में से, नीचे में से कौन सी चीज अगर परसिस्टेंट है, एग्जिस्ट है, तो हम नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे देखो, इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात कही है, सेकंड में एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट. ये खाली आपको घुमा फिरा के पागल बनाने की कोशिश है, ये नहीं है. इसमें क्या है कि इंपोर्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. आपका पॉवर्टी भी बढ़ रहा है, देखो गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, काम नहीं लोगों के पास. अब ऐसे हालात में फिर भी आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है, एब्सोल्यूट जीडीपी बढ़ रहा है या जीएनपी बढ़ रहा है. कुछ लोगों के पास पैसा हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है. तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको नहीं बोलेंगे, ये अगर परसिस्टेंट है. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को आप कम कर रहे हैं साथ ही साथ, तभी जाके हम बोलेंगे कि पर कैपिटा जीएनपी बढ़ रहा है, पॉवर्टी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तब बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. पर ऐसे हालात में जबकि वो इंक्रीज हो रहा है तो नहीं बोलेंगे. तो आंसर इज सी. In the context of which of the following factors are contributes to reducing the risk of currency crisis. नीचे दिए गए में से कौन सी चीजें हैं जो करेंसी क्राइसिस में हमें हेल्प कर सकती है. तो पहले फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ आईटी सेक्टर. यस, हमारा जो आईटी सेक्टर है तो जितना भी फॉरेन करेंसी हम कमाएंगे तो उससे करेंसी क्राइसिस हमारा दूर हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन अर्निंग आ गया मतलब फॉरेक्स सबका बढ़ गया है ना, सीधी सी बात है. सेकंड, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कुछ मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे हम कितना भी खर्चा बढ़ाएंगे उससे कोई करेंसी क्राइसिस रिड्यूस नहीं होगा. तो सेकंड तो नहीं है इसमें, एक डी ऑप्शन रह गया है इसमें जो भी कुछ होगा, हालांकि वो आंसर में नहीं है. आंसर ऑब्वियसली 1 and 3 है. सो आंसर हियर इज 1 and 3. दैट्स इट. बिकॉज रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रोड, जो मैंने पहले भी बात कही है पहले लेक्चर में, इसके पहले, कि भारत के जो लोग हैं बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं उनको बोलते रेमिटेंसेस, उसको बोलते रेमिटेंसेस. और ये जो पैसा है इससे भी हमारा करेंसी क्राइसिस दूर हो जाएगा. तो आंसर हियर इज बी 1 and 3. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओवेड बाय मतलब कौन ज्यादा, कहां से हम एक्सटर्नल डेब्ट लेते हैं? गवर्नमेंटल एंटिटीज. बिल्कुल नहीं है, यहां से पैसा हमारा ज्यादा नहीं है कर्जा. तो ज्यादा से ज्यादा कर्जा हमारा ईसीबी से है, ईसीबीज.
नाउ यू विल आस्क व्हाट इज ईसीबी? ईसीबी इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जो बाहर से हम कर्जा उठाते हैं वो ईसीबी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स. कैसे है भाई? देखो ऑल का मतलब क्या है? जब भी कभी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आ जाएंगे, ऑल इज एक्सट्रीम वर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट. और मैंने पहले भी आपसे कहा है जब भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाएगा तो आप क्या करोगे? तो उस पर डाउट लोगे, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज रॉन्ग, आई मीन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हाउ से? ये बात सही है कि हमारा मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एक्सटर्नल डेब्ट है, सबसे ज्यादा एक्सटर्नल डेब्ट डॉलर में ही है, ये बात सही है, डॉलर्स में. पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा, वहां पे बोला है पूरा का पूरा एक्सटर्नल डेब्ट डॉलर में. बाकी के लोगों से भी भाई उठाते हम, हमारे अंदर से भी कर्जा उठाते हैं, डोमेस्टिक लोन भी है हमारा, तो वो रूपी में भी है ना. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो इसका मतलब ये हुआ आंसर इज नाइदर वन नॉर टू. तो काफी ऐसे स्टेटमेंट को देखना है, वर्ड को, एक्सट्रीम वर्ड को, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, पढ़ेंगे स्टेटमेंट को. इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंटाइज इंपोर्ट. फाइन, आगे बाद में देखेंगे. इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स. चलो आगे देखेंगे. इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. ये बात बहुत बड़ी है, ये बात सही है कि हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से ज्यादा है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अभी देखो इससे पता चलता है कि कुछ हमें, यस पता चलता है. दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो थर्ड ओनली या 1, 3, 4. अब देखो चौथा स्टेटमेंट देखते हैं. इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट. यस है, हमारी दिक्कत है. 2 ही साल ऐसे रह चुके हैं, 1972-73 ये एक है, और दूसरा है 1973-74, 1973-74. ये 2 ही सालों में सिर्फ हमारा ट्रेड सरप्लस रह चुका है, अदरवाइज ट्रेड डेफिसिट ही है, करंट अकाउंट डेफिसिट ही है, राइट. तो ये दोनों चीजें मैंने पहले लेक्चर में आपको, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें कहा था प्रीवियस वीडियो में, कि हमारे पास जो समस्या है करंट अकाउंट डेफिसिट की है, फिस्कल डेफिसिट की भी है, ट्रेड डेफिसिट की है. तो ये भी सही है. अगर आपका 3 और 4 सही है तो भाई आपको फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, वैसे भी सेकंड तो गया. आंसर इज हियर 1, 3, 4. इसका मतलब इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन दैट ऑफ मर्चेंटाइज इंपोर्ट. जितना इंपोर्ट हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि हम वैसे भी क्रूड ऑयल वगैरह ये सब. मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? ये शब्दों को समझो. इकोनॉमी में आप अगर शब्दों को समझते हैं, लफ्जों को समझते हैं, तो बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आ जाएगी. मर्चेंटाइज मतलब क्या है? ये इसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात चलेगी, जो चीजें है, गुड्स है, राइट, उसको हम मर्चेंटाइज बोलते हैं ट्रेड के बारे में. तो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट कम ही है, राइट, इंपोर्ट ज्यादा है. इंपोर्ट ज्यादा मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. जैसे कि आपका क्रूड ऑयल है, तो मान लो कि हम 1 रुपए का इंपोर्ट करते हैं हर एक साल में, तो उसमें 75 पैसे तो वैसे भी हम क्रूड ऑयल पे खर्च कर रहे हैं. अब इतनी कहाँ चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड हियर आंसर 1, 3 एंड 4. मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि कैसे कोई एक स्टेटमेंट के से भी आप अगर कंफर्म है, यहाँ पे अगर आप कंफर्म है कि हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ज्यादा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कम है, तो भी आप आंसर पे कैसे जा सकते हैं. और यही टेक्निक ज्यादा होती है प्रीलिम्स में, जिसके तहत आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं. अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आजकल जो है इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखो ये सवाल कब का है? 2020 का सवाल है. तो इस सवाल में हमने देखा हो रहा है इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से. अब आपको एकदम पूरा के पूरा इलिमिनेट थोड़ी होना चाहिए, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए. वही थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं आप, आईएएस वाईएएस बनने जा रहे हो, तो बेसिक तो पता होना चाहिए. कुछ तो 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफेक्ट ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली इंप्रूव्स. ओके, क्या होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जब करते हैं तो क्या होता है? पहले जान लो कि डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं. वो जानबूझ के कोशिश होती है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े. लोगों को एक्सपोर्ट सस्ता लगता है तो फॉरेनर्स जो है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ाते हैं. हमारी करेंसी की वैल्यू हम जानबूझ के गवर्नमेंट इंटेंशनली कम कर देती है कंपेयर टू मार्केट करेंसीज. सो इट इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट. यही बात तो हमने कही अभी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट.
अब फर्स्ट करेक्ट है तो मतलब आप देखो आ गए हम एलिमिनेशन पे, गया सेकंड सी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आउट। अब 1 एंड 2 में देखो, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इंप्रूव द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैसे बढ़ेगी भाई इससे? सो आंसर हियर इज 1 ओनली। एक्सपोर्ट से क्या होता है कि फॉरेन में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है जब हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करते हैं, राइट। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का बहुत सिंपल मीनिंग है, एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है, ठीक है। आप बात को ठीक तरह से समझो, एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। महंगा कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ लगता सस्ता है तो एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ती है, राइट, ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो हमें ज्यादा फॉरेक्स मिलेगा। और इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट कम होता है, हम ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते दुनिया से डिवैल्यूएशन करने के बाद, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कोई कंट्री जब करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है तो उसको प्रोटेक्शनिस्ट मेजर बोला जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड बैलेंस नहीं इंप्रूव करता, वैसे भी वो ऑप्शन ही नहीं है 1 एंड 3 का। सो आंसर हियर इज ओनली 1। ये थोड़ा सा हो सकता था, ट्रेड बैलेंस पे इफेक्ट करता है पर टेम्पोरल लेवल पे, ज्यादा नहीं, पर ऐसा ऑप्शन हमारे पास 1 एंड 3 का है ही नहीं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग: फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, foreign institutional investment with certain condition, global depository receipt and non-resident external deposit। इनमें से क्या क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है? तो एफडीआई की डेफिनेशन पूछी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ सवाल था, क्योंकि नॉर्मली हमने देखे पहले भी एफडीआई पे क्या क्या सवाल आए थे। तो ये 2021 में है, इसलिए तो लोग बोल रहे थे पिछले साल पेपर टफ था, और कुछ तो बोल रहे हैं कि 90 तक कट ऑफ की रेंज रहेगी। उसके पहले तो जो 2020 का कट ऑफ था वो था 92 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इससे कट ऑफ ऐसे नीचे आता जा रहा है। तो ये पेपर टफ इसलिए था कि देखो अब इसमें देखो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, इसकी वजह से टफ था कि ये सेकंड जो है लोगों ने हटा दिया। सबको लगता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, एफआईआई इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो लोगों को ऐसा लगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है तो ये कैसे आएगा आपके एफडीआई में, राइट, वो तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। पर इन्होंने बोला है विथ सर्टेन कंडीशन, तो ऐसे कुछ चीजें यूपीएससी हिंट देती रहती है। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो वो एफडीआई का पार्ट नहीं है, पर पूरा स्टेटमेंट ठीक तरह से पढ़ो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टेन कंडीशन मतलब कुछ कंडीशन लगा के कुछ किया है, राइट। तो सेकंड वन है वो आना ही चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट है फॉरेन करेंसी, वो आना चाहिए। 1 एंड 2 किस में देखो, आंसर मिल जाएगा आपको 1 2 3। थर्ड देखो, ग्लोबल जीडीआर इज पार्ट ऑफ एफडीआई, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये जो है दैट इज पार्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो जाहिर सी बात है थर्ड आना चाहिए। एंड आंसर हियर इज 1 2 एंड 3, क्योंकि ये जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट ये नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एफडीआई। आई बात समझ में? यस, दैट्स व्हाई आई सेड दैट ऑल द क्वेश्चन वाज क्वाइट टफ, बट स्टिल with the proper use of your knowledge, wisdom and common sense, you can go for the question obviously, and the answer we got it here, okay। second में ये certain condition की वजह से उसका toughness थोड़ा सा बढ़ गया था। so that's all for the balance of payment, national income and GDP section। all MCQs or all the PYQs we have done here, and for the next session we will meet. Till then you just prepare, and if you have any doubt you can call on this number for any batch inquiry or any issues related with economy or whatever it is, okay। Thank you so much guys.